नमस्कार साथियों, आज एक फिर से बेहतर जानकारी के साथ ही आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता 2023, जो आपके सामने ये थंबनेल में दिखा रखा है, बेरोजगारी भत्ता 2023। तो साथियों, ये जो बेरोजगारी भत्ता है, इस योजना का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसको हम बेरोजगारी भत्ते के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या है बेरोजगारी भत्ता, कितना भत्ता दिया जाता है, किस प्रकार से आवेदन किया जाता है, किस प्रकार से समस्याएं होती है, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाता है। संपूर्ण प्रकार की जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रत्येक जो इसमें क्रम के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो हम सारी जानेंगे। तो साथियों, अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इसमें जो 4500 रुपये है वो प्रतिमाह दिए जाते हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम आपको बताते हैं हम आज क्या क्या जानेंगे अच्छे से। तो इसमें जो जानकारी है वो ये है कि सबसे पहले तो आपके सामने योजना का नाम आ रहा है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब इसमें हम योजना का जो उद्देश्य है उसके बारे में जानेंगे, जो देय राशि है वो जानेंगे, मूल जो दस्तावेज है फॉर्म लगाने के लिए किस प्रकार से ये जो राशि है हमें भी प्राप्त हो, तो इसके लिए जो मूल दस्तावेज है उनकी बात करेंगे, आयु सीमा क्या है उनकी बात करेंगे, आय किस प्रकार से दिखानी होती है, आय मतलब कौन कौन से लोग इस फॉर्म को लगा सकते हैं, यानी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कितनी आय होनी चाहिए उनकी, वो बातें करेंगे। और लाभ प्राप्ति अवधि है, यानी कितने समय तक ये जो है मिलेगा भत्ता। फिर इंटर्नशिप अवधि है, इंटर्नशिप कितने समय तक करनी होती है। कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया है, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। भत्ता दे पारिवारिक सदस्य संख्या है, ये कितने लोगों को मिलता है। अपात्रता क्या है, इन सभी की हम जो संपूर्ण जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को स्किप किए बिना आप अंत तक अवश्य देखिएगा। आपको इस एक वीडियो को देखने मात्र से अन्य कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो हम क्रमबद्धता से प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों, यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है योजना का उद्देश्य, यानी जो ये योजना है, कौन सी योजना, जिसको मैंने अभी बताया आपको, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, तो साथियों इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे जो बेरोजगार है वो 2 साल तक इस भत्ते को प्राप्त करते हुए अपने आप को थोड़ा सुदृढ़ कर सके और किसी अच्छी नौकरी की जो तलाश में है वो इन 2 साल में भत्ता लेते हुए अच्छे से आगे नौकरी प्राप्त करने में अपनी सहायता खुद कर सके, दूसरे पर आत्मनिर्भर कम होना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट है वो है साथियों देय राशि। देय राशि यानी जो सरकार है ये जो भत्ता चालू होने के बाद कितनी राशि है वो देता है यानी देती है। तो इसमें बात करें तो इसमें कैटेगरी साथियों हम 4 कैटेगरी की बात करेंगे। जो एक तो है पुरुष है साथियों, उनको जो भत्ता दिया जाता है सरकार के द्वारा वो है 4000 रुपये दिया जाता है प्रति माह। और साथियों ये हम बात कर रहे हैं केवल और केवल राजस्थान राज्य की। ठीक है, तो पुरुष है उनको 4000 रुपये दिए जाते हैं। और जो स्त्री है फीमेल वर्ग, उनको जो दिया जाता है भत्ता ये 4500 रुपये यानी 4500 रुपये दिया जाता है। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी 4500 रुपये दिए जाते हैं। जो ये ट्रांसजेंडर है इनको भी 4500 रुपये दिए जाते हैं। फिर आगे इसमें एक है दिव्यांग, तो दिव्यांग है उनको भी 4500 रुपये, जो विशेष योग्यजन है उनको भी 4500 रुपये, यानी 4 कैटेगरी हो गई। पुरुष 4000 रुपये, स्त्री 4500 रुपये, ट्रांसजेंडर है 4500 रुपये, दिव्यांग है 4500 रुपये, इस प्रकार से। और आप संयुक्त रूप से वार्षिक जानने की कोशिश कर रहे हो तो हम बता दें कि जो पुरुष है उनको 96,000 रुपये 2 साल के मिलेंगे, और जो स्त्री है और ट्रांसजेंडर है और दिव्यांग है उनको 1,08,000 रुपये 2 साल में प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। इसमें जो आगे है मूल दस्तावेज, तो साथियों जो मूल दस्तावेज है इनकी हम बात करते हैं। आपको बता दें कि मूल दस्तावेज के लिए हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में, जो आपको ये दिखाई दे रहा है अपने चैनल का नाम, इस चैनल में हमने पहले बेरोजगार भत्ते से संबंधित जो वीडियो है वो डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखना। उसमें हमने बताया है कि मूल दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। और हम आपको पहले यहाँ भी बता दें थोड़ा, जो मूल दस्तावेज है उनमें हम बात करें, सबसे पहले आता है आधार कार्ड। ठीक है साथियों, 1 नंबर पे आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड है वो आपका मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि उसमें OTP वगैरह जाती है फॉर्म भरते समय, तो दिक्कत ना हो इसलिए आधार कार्ड कंपलसरी है। दूसरा इसमें मूल निवास है।
तीसरा इसमें स्नातक की डिग्री, और स्नातक की डिग्री जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी बात करें तो वो केवल राजस्थान राज्य की ही होनी चाहिए। फिर इसमें चौथा होता है 10वीं की मार्कशीट, जो 10th सर्टिफिकेट होता है वो मार्कशीट होती है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर इसमें पांचवा होता है जो दस्तावेज वो होता है ओनली SBI अकाउंट, यानी जो अकाउंट है वो SBI बैंक का ही होना चाहिए, और वो भी जो बैंक है वो डायरी होती है बैंक की, उस पर जो पासबुक होती है उस पर फोटो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर छठा है वो आय प्रमाण पत्र होता है। आय प्रमाण पत्र के दो भाग होते हैं वैसे, कि एक तो होता है आय, जो आय प्रमाण पत्र का के भाग होता है आय परिशिष्ट के, और एक होता है आय परिशिष्ट आई, यानी दो भाग होते हैं आय प्रमाण पत्र के और आई, ठीक है। और एक होता है इसमें स्वघोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। फिर होता है एक स्वघोषणा पत्र अनेक्जर होता है, ठीक है। यानी आय प्रमाण पत्र से संबंधित जो 4 पेज होते हैं, एक तो होता है आय परिशिष्ट के, आय परिशिष्ट आई, स्वघोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन एंड स्वघोषणा पत्र अनेक्जर फर्स्ट। ये 4 जो पेज होते हैं इनको आपको भरना होता है फॉर्म भरते समय। और एक होता है इसमें आगे इसमें बताया, ये तो साथियों जो बताए हैं अभी तक ये तो कंपलसरी सभी व्यक्तियों के पास होने चाहिए। फिर इसमें SC/ST जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो वो भी अनिवार्य है, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो भी अनिवार्य है। अब साथियों आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि आय परिशिष्ट के इनको हम कैसे भरें, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे अपने YouTube चैनल जो स्मार्ट क्लासेस 2.0 इसमें हमने ये जो आय परिशिष्ट के, आय परिशिष्ट आई है, इनका अच्छी तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन अनेक्जर का पहले से ही हमने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर आप ये जो आय प्रमाण पत्र भरने की जो प्रोसेस है वह वहाँ देखकर आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है साथियों। आगे हम बात करें आयु सीमा, तो आयु सीमा है साथियों वो कितनी है, तो आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा है जो जनरल का कोई भी पुरुष है, जनरल का कोई भी पुरुष है, या फिर बात करें OBC का कोई भी पुरुष है, यानी जनरल और OBC इन दो का जो पुरुष है उनकी उम्र है वो आयु है वो 30 वर्ष मानी गई, अधिकतम 30 वर्ष। 30 वर्ष के बाद भत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। और अन्य जो भी पुरुष स्त्री कोई भी व्यक्ति विशेष है उनकी जो आयु है वो 35 वर्ष है। कहने का मतलब ये है, दोबारा से समझ लेना, जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी का जो पुरुष है वो ही 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष से पहले तक, ठीक है। और जो बाकी अन्य जितने भी आसार्थी हैं वो सभी 35 वर्ष तक फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। 35 वर्ष तक तो उन्हें भत्ता मिलेगा। आगे इसमें बात करें आयु सीमा का हो गया, आगे है आय प्रमाण पत्र, यानी आय प्रमाण पत्र नहीं ये आय है कि जो व्यक्ति फॉर्म लगा रहा है या आवेदन कर रहा है उसकी आय कितनी होनी चाहिए। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी व्यक्ति आय भर रहा है, चाहे वो लड़की हो पुरुष हो या कोई भी कैटेगरी से हो, वो उसकी जो आय है वो 60,000 से लेकर 2 लाख के बीच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए साथियों? 60,000 से लेकर 2 लाख के बीच होनी चाहिए। 2 लाख से अगर ज़्यादा है, 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा है तो वो आवेदन नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। अब हम बात करें जो BPL कैटेगरी है उसकी, तो BPL कैटेगरी जो है उसमें 60,000 से अधिक अगर जिनकी भी आय है वो आवेदन नहीं कर सकते। तो BPL में 60,000 से कम आवेदन जो आय है वो होनी है, 60,000 से कम होनी चाहिए। अब आगे इसमें आय के बाद बात करते हैं लाभ प्राप्ति अवधि। तो लाभ प्राप्ति अवधि है साथियों, ये है हम मतलब आपको बताते हैं कि लाभ है वो कितने साल तक आपको प्राप्त होता है। तो ये है 2 साल तक। ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये केवल और केवल 2 साल की अवधि तक ही आपको मिलेगा। 2 साल से अगर एक भी दिन ऊपर होता है तो आपका भत्ता बंद हो जाएगा और पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं इंटर्नशिप अवधि। इंटर्नशिप बार बार हमने नाम सुना है, क्या है ये इंटर्नशिप? तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था वो अक्षत योजना के तहत या अक्षत कौशल योजना के तहत दिया जाता था, तो डायरेक्ट अकाउंट में आता था। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2023 के अनुसार इसमें इंटर्नशिप का प्रावधान कर दिया है। इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि जो अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव होने के बाद भत्ता हमें को कोई ना कोई एक विभाग मिलता है, राजकीय विभाग होता है वो सरकारी विभाग, उसमें 4 घंटे हमें काम करना होता है, ठीक है। हम 4 घंटा काम करेंगे तो हमें
उस महीने की पेमेंट मिलेगी। इस प्रकार से 2 साल तक इंटर्नशिप होती है 4-4 घंटे की प्रत्येक दिवस के अनुसार। तो हमें 4 घंटे काम कर कर ही पैसे दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये सरकार ने योजना रखी है, ये इंटर्नशिप होती है। और अब आपको बता दें जो इंटर्नशिप की अवधि है वो साथियों 2 साल है। मतलब ये है कि आपका जो भत्ता जितने दिन तक मिलेगा उतने दिन तक ये इंटर्नशिप अवधि रहेगी। ठीक है, इंटर्नशिप मतलब अवधि रहनी है। फिर आगे हम बात करते हैं आगे कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया। तो ये कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया क्या है? कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया समझ सकते हो कि आपके पास कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट वगैरह या कोई डिग्री वगैरह ऐसी होनी चाहिए जो तकनीकी से रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि जब भी जो आवेदन करता है आवेदक, उसका जो भत्ता अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के 15 दिन के अंदर उसको ज्वाइनिंग दी जाती है। और 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दी जाती है तो ज्वाइनिंग से पूर्व या भत्ता जब वो आवेदक भत्ते के लिए आवेदन करता है तब से लेकर ज्वाइनिंग से पूर्व तक उसके पास कोई ना कोई एक तकनीकी कौशल होना चाहिए। तकनीकी कौशल की बात करें तो उसमें खुद के पास अगर है RSCIT है, BEd है, BSTC है, BTech है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, नर्सिंग से संबंधित ANM GNM वगैरह हो, या अन्य कोई जो RSLDC के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र अगर है हमारे पास तो वो हम उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वो सब नहीं है तो क्या होता है साथियों, जब ये अप्रूव होता है, अप्रूव कहाँ से होता है? ये होता है अप्रूव जयपुर रोजगार सेवा निदेशालय से होता है। तो वहाँ से जब अप्रूव होता है तो वो खुद जब अप्रूव होने के बाद हमें जो तकनीकी योग्यता अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। और कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया में जब शामिल होते हैं तो हमें न्यूनतम 3 माह तक एक प्रशिक्षण कौशल करना अनिवार्य रहता है जो RSLDC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किया जाता है। तो वो सरकार बिल्कुल मुफ्त में करवाती है। और इस कौशल में अनेकों प्रकार के अलग अलग कोर्स होते हैं, उनमें से हमें किसी एक का चयन करते हुए वो एक कौशल करना होता है। जिस दिन हमारे 3 महीने की अवधि के अंतर्गत जैसे भी ये जो कौशल है ये कंप्लीट हो जाता है, इसको कंप्लीट होने के बाद हमें ज्वाइनिंग मिलती है। और जब ये ज्वाइनिंग मिलती है तो ये जो कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया में जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है वही उसमें ऐड कर दिया जाता है और जिसके कारण हमें 2 साल तक हमें भत्ता मिलता रहता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फिर इसमें हम बात करें आगे अपात्रता। एक सेकंड, अपात्रता से पहले हाँ ठीक है, अपात्रता की बात करें तो अपात्रता में क्या है कि जो भत्ता है वो किनको नहीं मिलेगा। तो हम आपको कुछ थोड़ा सा बता दें कि जो भी छात्र है उनको भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि छात्र पहली बात तो बेरोजगार होता ही नहीं है और जो बेरोजगार होता है वो छात्र नहीं होता, इसलिए छात्र है उसको बेरोजगार भत्ता नहीं मिलेगा। और जो छात्र है वो छात्रवृत्ति भी ले रहे हैं, जो चाहे केंद्र सरकार के लिए हो या फिर राज्य सरकार की, तो उनको अपात्र माना गया है। और जिन आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है वो उनको भी जो भत्ता है वो नहीं मिलेगा। और जिन्होंने पूर्व में जो भत्ता लिया है, जैसे 2007 में अक्षत योजना थी, फिर अक्षत कौशल योजना हो गई 2009 में, फिर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019, तो इनमें जो पहले अगर आवेदन कर चुके हैं और जिन्होंने पूर्व में ही भत्ता ले रखा है उनको भी अपात्र माना जाएगा। और मनरेगा के तहत लाभ लेने वाले भी अपात्र माने गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो आवेदक है वो अपात्र माने जाएंगे। और दूसरा ये कि किसी भी प्रकार से निजी या सरकारी संस्थान में कार्यरत नहीं होना चाहिए कोई व्यक्ति जो आवेदन लगाना चाहता है, तो वो भी अपात्र माना जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई कारणवश जो अलग से किसी संस्था में काम कर रहा है और लाभ ले रहा है या जैसे मतलब कुछ कहीं जॉब लगा हुआ है तो वो अगर भत्ता ले रहा है तो इस मतलब जो बेरोजगार विभाग की जो साइट है वहाँ पर्सनली लिख रखा है कि यदि कोई अपात्र लाभार्थी योजना का लाभ लेता है तो भुगतान किए गए भत्ते की वसूली के साथ ही उसका ब्याज भी लिया जाएगा और विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। तो साथियों आगे हम आपको बता दें ये जो कुछ और बातें हैं, भत्ता दे पारिवारिक सदस्य संख्या। तो साथियों हम आपको बता दें जो भत्ता है वो केवल और केवल परिवार के 2 ही सदस्यों को दिया जाता है। 2 सदस्यों की बात करें तो उसमें जो आज वर्तमान समय में
जन आधार है। जन आधार में जुड़े हुए केवल 2 ही सदस्यों को ये भत्ता प्रदान किया जाता है। और साथियों, अब आपको थोड़ा सा बता दें अलग से, ये तो हो गई महत्वपूर्ण जानकारी। अब कुछ अलग से कुछ नॉर्मल जो जानकारियां हैं, अन्य जानकारी हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, उनकी भी हम बात करने वाले हैं थोड़ी। तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि आप अगर ये बेरोजगार भत्ते के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने दस्तावेज लेकर एकत्रित करते हुए ई मित्र पर जाना होगा और वहाँ ई मित्र कियोस्क से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, वहाँ जब आप फॉर्म भरोगे तो वो फॉर्म है जिला रोजगार कार्यालय में जाएगा और जिला रोजगार कार्यालय अगर आपके आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों को सही पाते हैं, यानी सही मानते हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, तो वो वेरीफाइड करेंगे और वेरीफाइड होने के बाद वो रोजगार सेवा निदेशालय जयपुर से अप्रूव होगा। ठीक है, अब जब अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव होने के 15 दिनों में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा ज्वाइनिंग दी जाएगी आपको। और ज्वाइनिंग के से संबंधित जो मैंने आपको बता दिया तकनीकी योग्यता सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको कौशल प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा संबंधित विभाग द्वारा, जो मतलब रोजगार कार्यालय द्वारा। फिर आपको अगर आपके पास तकनीकी योग्यता प्रशिक्षण कौशल वाला है सर्टिफिकेट आपने लगा दिया तो आपको जो रोजगार कार्यालय है वो संबंधित विभाग में ज्वाइनिंग देगा। और जो संबंधित विभाग में ज्वाइनिंग मिलेगी तो आपको वहाँ इंटर्नशिप करनी होगी 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। और जो 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से आप ज्वाइनिंग करोगे ये जो 2 साल है कंटिन्यू करनी होगी। आपके बीच में अफवाह फैलेंगी कि 6 महीने होती है, 4 महीने होती है, कोई कहेगा 3 महीने होती है, कोई कहेगा 1 साल होती है, ये पूरे 2 साल होती है साथियों। और जो आपका प्रशिक्षण करने के बाद जो आपकी राशि है यानी महीने का जो वेतन बनेगा, जो दैनिक मानदेय है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो अकाउंट आपने लगाया था फॉर्म भरते समय। और ये जो इसमें एक विशेष बात ये है कि जैसे 31 दिन है या 28 दिन है या 30 दिन है, जो भी आपने एक दिन मान लो अनुपस्थिति दिखा दी कार्यालय में जहाँ आप ज्वाइनिंग किए हुए हैं तो एक दिन का आपका पेमेंट नहीं कटेगा। ठीक है, यह बाकायदा लिखा हुआ है। अब आपको थोड़े सा अलग से अन्य इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें है कि अन्य राज्य की कोई महिला है वो इस आवेदन को, यानी अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति है वो राजस्थान सरकार की जो योजना है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, भत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अन्य राज्य की कोई महिला है अगर उसका विवाह राजस्थान के किसी पुरुष के साथ हो जाता है तब वह राजस्थान के जन आधार के तहत वो आवेदन कर सकती है और लाभ प्राप्त कर सकती है। फिर आगे इसमें है एक और जानकारी, इंटर्नशिप बीच में छोड़ने पर भत्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वह दोबारा आवेदन करने के लिए असार्थी अयोग्य माना जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति भत्ता है लेते लेते अगर इंटर्नशिप करते करते बीच में छोड़ दे और बाद में सोचे कि हम बाद में दोबारा से चालू करवा लें तो नहीं होगा, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है वो सभी समाप्त कर दिया जाएगा। फिर इंटर्नशिप में एक दिन की अनुपस्थिति पर भी भत्ता नहीं काटा जाएगा, ये मैंने पहले बता दिया आपको। इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र 5 तारीख तक अपनी SSYD पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कहने मतलब है जो उपस्थिति प्रमाण पत्र होता है आपने जहाँ ज्वाइनिंग की हुई है इंटर्नशिप के तहत, वहाँ आपको 1 महीने का काम करने के बाद अपने जो वहाँ कार्यालय में, जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग किए हुए हैं, वहाँ से आपको उपस्थिति प्रमाण पत्र वो आपके SSYD से डाउनलोड होगा और वो ही भर के वापस सबमिट करना होगा। तो वो 5 तारीख तक अपनी SSYD पर उपलब्ध करवाना है, यानी वहाँ वापस ऐड करना है। फिर आगे इसमें बताया है कि प्रमाण पत्र केवल बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य होगा, न कि अस्थायी होने के लिए मान्य। मतलब ये कि प्रमाण पत्र जो आपको मिलेगा, आप ये सोचो कि आप सरकारी सेवा में काम कर, सरकारी सेवाएं दे रहे हो, तो ये 2 साल का जब हो जाएगा तो हम मतलब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ हम इसको लगाकर अन्य नौकरी में फ़ायदा ले लें, तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, जो उपस्थिति प्रमाण पत्र उसमें लिखा होगा कि जो ये बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिए ही है, ये प्रमाण पत्र मान्य है। अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी या अन्य प्रकार की नौकरी में इसका किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पहले से बताया हुआ है। फिर इसमें आगे बताया है, इसमें आगे है साथियों, ये जो विभाग की इंटर्नशिप होती है ये लगभग सभी विभागों में दी जाती है। तो ये जो साथियों अभी जो जानकारी आपको दी है हमने, ये बेरोजगार संबंधित, जो बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है, वो संपूर्ण प्रकार की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी है।
कोई भी जानकारी छूटनी है। अगर आपको लगे कि कोई जानकारी हमने नहीं बताई तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर इस कमेंट के माध्यम से आपको बताएंगे, अवगत करवाएंगे। और साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगे, बिल्कुल थोड़ा किंचित मात्र भी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक अन्य वीडियो के साथ। हाँ साथियों, एक विशेष जानकारी, हम अनेकों प्रकार की जो राजकीय सेवाएं से संबंधित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम आपके सामने लाते रहेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कौन सी योजना ज़्यादा रुचिकर लग रही है, कौन सी योजना के बारे में हम वीडियो बनाएं। तो आप कमेंट में लिखोगे तो हम उसका भी वीडियो पहले बना देंगे। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।